देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। योगी सरकार अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है और इस विस्तार के जरिए योगी सरकार ने जो बिसात बिछाई है उसके केंद्र में 2022 है। कुछ विधायकों के सांसद बनने, ओम प्रकाश राजभर के बाहर जाने और कुछ मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस के बाद सीएम योगी ने नए योद्धा कल शपथ लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मिशन 2022 को समझने की कोशिश करेंगे। करीब 2.5 साल की हो चुकी योगी सरकार कलेवर बदलने की कवायद में कल मंत्रिमंडल का कलर बदलने जा रही है। नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को वापस पवेलियन भेजकर नए चेहरों को जिम्मेदारी देने जा रही है। करीब 1 दर्जन मंत्री बुधवार को शपथ लेंगे। कुल 24 नए मंत्रियों के शपथ की संभावना है। 3 से 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का प्रमोशन हो सकता है। करीब 10 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव से पहले जहां बैठकों का दौर चला है, वहीं विस्तार की घड़ी में इस्तीफों की झड़ी भी खूब लगी है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल और मुकुट बिहारी के सिर से मंत्री पद का मुकुट उतर गया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि 3 और मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया गया है। कल के मंत्रिमंडल विस्तार में सभी सियासी और जातिगत समीकरणों का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। विधायक से सांसद बने लोगों के क्षेत्र के अलावा योगी के योद्धाओं में जिन लोगों की चर्चा है उनमें अशोक कटारिया, विद्यासागर सोनकर, उदय भान सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा, पंकज सिंह, संजीव राजा, नीलिमा कटियार, दल बहादुर कोरी और अपना दल वाले आशीष पटेल की नाम की चर्चाएं हैं। वहीं महेंद्र सिंह, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, अनिल राजभर और उपेंद्र तिवारी का कद बढ़ सकता है। बहरहाल जिस नए तेवर के साथ मंत्रिमंडल का कायाकल्प हो रहा है उसकी तासीर बता रही है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है, तभी तो मंत्रिमंडल में चुन चुनकर सिपाही लाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री योगी की निगाहें केवल और केवल 2022 पर जमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज की इस विशेष चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा की तरह एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद, समीर सिंह है प्रवक्ता बीजेपी, दीपक मिश्रा प्रवक्ता पीएसपी, पीयूष मिश्रा है प्रवक्ता एसबीएसपी, वीरेंद्र नाथ भट्ट हैं राजनीतिक विश्लेषक, अशोक भारती हैं दलित चिंतक। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, वाकई में कह सकते हैं कि सरकार का आधा कार्यकाल बीतने के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और एक एक चीजों को सोच समझ के रखा जा रहा है, मंत्रियों को सोच समझ के जगह दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि तासीर अलग है और निशाना कहीं और है, तो इसके मायने हम क्या निकालें? ये देखिए, मुझे लगता है जी ये कवायद इस मायने में बेहतर है जी कि मुख्यमंत्री ने हर मंत्री को काम करने का अवसर दिया। 2.5 वर्ष कम नहीं होता, लगभग आधा कार्यकाल। अगर आप आधे कार्यकाल में वो लक्ष्य नहीं हासिल कर पाए जो आपसे अपेक्षित था, तो आप शेष आधे कार्यकाल क्यों ढोए जाएं? ये टुकड़ों टुकड़ों में योगी आदित्यनाथ ने सर्जरी नहीं की ना, और होना भी ऐसे चाहिए ताकि किसी को यह कहने को भी ना हो कि हमको तो समय ही नहीं दिया, आज बनाया कल हटा दिया ना। आधा कार्यकाल लगभग मिला। इसलिए मैं इसको मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कहता, केवल यह फुल फ्लेजेड सर्जरी है, पॉलिटिकल सर्जरी। यह पूर्ण राजनीतिक शल्य चिकित्सा है, ऑपरेशन है। विस्तार तो छोटी चीज होती है कि भाई 2, 4, 5, 10 लोगों को शपथ दिला दी, नहीं। विस्तार से ज्यादा अहम पक्ष यह है इस कवायद का कि मुख्यमंत्री को जो मंत्री डेडवुड लगे या जो एसेट की बजाय लायबिलिटी में तब्दील होते गए जो मंत्री, मुख्यमंत्री ने पूरी दृढ़ता के साथ यह निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को छोड़ो, अब इनको हटाओ।
क्योंकि अंततः 2022 में पार्टी को जाना है ना चुनाव में। अब ये इन तमाम मंत्रालयों की असफलताओं को लेकर सरकार चुनाव में क्यों जाए? और जो लोग हटाए गए हैं उनके सबके अब तक के कार्यकाल का अगर आप विश्लेषण करेंगे, ठीक है, भाजपा मंच टीवी पर नहीं उसको मानेगी और मानना भी नहीं चाहिए, उसी के कार्यकर्ता है सब, तो उनके सबके कार्यकाल विवादों में रहे। मैं नाम लेके विवाद को और नहीं बढ़ाऊंगा। एक मंत्री का इस्तीफा आज हुआ जो जिनका सबसे पहले हुआ, उनके मोहल्ले के बूथ में लोकसभा के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिला। बताइए क्या करें? क्यों रहे आप मंत्री? आपके घर के बूथ में। ऐसे तमाम प्रसंग हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत तौर पर आती रहती हैं। तो मुझे लगता है यह कवायद अच्छी है मुख्यमंत्री की। आप काम कर सकते हैं, साथ चलिए, काम नहीं कर सकते जाइए, विदा लीजिए, जो परफॉर्मेंस दे वो रहे। और फिर अब आती है बात कि नए कौन। स्वाभाविक है, कई लोग संसद में चले गए। एक मंत्री जी इसलिए हट गए क्योंकि वो सांसदी का चुनाव भी लड़े, वो भी हार गए, उन पर भी कुछ शिकायतें भी थी, तो उनको जाना पड़ा, उनका मुकुट उतर गया। तो नए लोग कौन? मुझे लगता है, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल स्वर जो मुझे समझ आ रहा है उसमें यह भी है, प्रदर्शन तो एक कसौटी है ही मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी सरकार में झलके। कुछ सामाजिक वर्ग थे जो अब तक के मंत्रिमंडल में असंतुलित थे, कुछ क्षेत्र थे जो असंतुलित थे। मुझे लगता है कल सुबह 11 बजे जब राजभवन में शपथ ग्रहण हो रहा होगा तो ये दोनों शिकायतें मुख्यमंत्री दूर करेंगे। आज दिन भर उसी की कवायद चली कि कोई छूटे नहीं वर्ग, व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, वर्ग की बात कह रहा हूं। कोई वर्ग छूटे नहीं, कोई वर्ग रूठे नहीं, कोई इलाका ना छूटे, कोई इलाका ना रूठे, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे फिर वो गुर्जरों को प्रतिनिधित्व देना हो। तो मैं मानता हूं ऐसी प्रक्रिया होनी भी चाहिए। मंत्रिमंडल में आ जाने का मतलब 5 साल आप मंत्री रहे, करें चाहे ना करें कुछ, यह जरूरी नहीं होना चाहिए। एक सम्मानजनक समय मिलना चाहिए, उसके बाद परफॉर्म करे तो आगे जाइए, नहीं करे तो आधे रास्ते से विदा करो। संगठन इतना बड़ा है, वहां काम करे। वीरेंद्रनाथ भट्ट, मुझे लगता है 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैंने कहने की कोशिश की। एक तो नॉन परफॉर्मर्स को या जो विवादों में रहे उनको विदा देना था मुख्यमंत्री को, ताकि और अपेक्षा और ज्यादा एक्टिव मंत्रिमंडल दिखे और ज्यादा पारदर्शी मंत्रिमंडल दिखे। और दूसरा, कुछ वर्ग और कुछ इलाके जो छूट गए थे सरकार बनने के समय या कम प्रतिनिधित्व पाए थे, उनको संतुलित किया जाए। 2 कवायद मुझे लग रही हैं भट्ट साहब। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में 3 दशक का लंबा दौर गुजरा है जब ये प्रदेश जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सरकारों के दौर से गुजरा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत जटिल प्रदेश है और यहाँ पे सरकार को काम करना, 75 जिलों में अपनी छाप छोड़ना, एक एक आदमी तक पहुंचना, योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, एक कहावत है, द पार्टी इज ओवर, बिल इज ड्यू। मार्च 17 में आपने असेंबली इलेक्शन जीत लिया, नवंबर 17 में आपने नगर निकाय चुनाव जीत लिया और आपने मई 19 में आपने पार्लियामेंट चुनाव जीत लिया। अब लोगों को इंतजार है कि सरकार कुछ डिलीवर करे। और इस समय जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति यह है कि हमारा बजट साइज लगभग 5 लाख करोड़ है और इतना ही प्रदेश सरकार के ऊपर कर्जा है। 1.25 लाख करोड़ रुपए साल में हम केवल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के पेमेंट में जाता है। तो साधनों को भी जुटाना ये भी चुनौती है।
कल ही रात में यूपी गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया और आज ही खबर आपने सुनी होगी, वित्त मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो उत्तर प्रदेश ऐसे जटिल प्रदेश में और जहां तक बार बार आपने जो बात कही जाति सूचक की, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अब एजेंडे में मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के बाद जातियों को संदेश देने का एजेंडा उनके नहीं है, बल्कि अपने जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्राम की डिलीवरी है, तो जो अब तक यूपी में जो डिलीवरी हुई है वो सारी की सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। यूपी गवर्नमेंट को अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। और मैं ये कहूंगा कि जो आज की तारीख में जो सारा परिश्रम है वो केवल मुख्यमंत्री जी के स्तर पर दिखता है, लेकिन मंत्रिमंडल में वो चीज अभी दिखाई नहीं पड़ती है। और आपने सही कहा, एक सर्जरी बहुत जरूरी है। जी ठीक है। भट्ट साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अब जाति का प्रतिनिधित्व वाला बिंदु नहीं है, केवल परफॉर्मेंस है। मैं बहुत सम्मान के साथ इस बात से असहमत हूं। मैंने बहुत नजदीक से राजकाज देखा, बहुत नजदीक से संगठन चलने की तरीके देखे। आज नहीं, हमारे आपके जीवन रहते तक जाति एक बड़ा निर्धारक तत्व होगा और होना भी चाहिए। आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या? वो वर्ग अपने को एलिनेटेड फील करता है भाई। इसके 100 उदाहरण में गिना सकता हूं। जातियों का ख्याल रखना कोई पाप और गलत विषय नहीं है। हर कम्युनिटी चाहती है कि उसका चेहरा भी दिखे कहीं मंच पर। इसमें क्या बुराई है भट्ट साहब? देखिए, जाति ये केवल ये कह देना कि हम जाति को नहीं मानते, ये हिपोक्रेसी है। दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, ये हिपोक्रेसी है। ये कह देना कि नहीं हम जाति को ध्यान में नहीं रखते। टिकट बांटते समय जाति रहती है, मंत्री बनाते समय बात जात रहती है, मंत्री हटाते समय जात रहती है, नगर निगम में पार्षद की टिकट देते समय जात रहती है, और हर पार्टी में रहती है। मित्र, इस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है ये, मैंने कहा, बीजेपी की राजनीति की बुनियाद में राजनीति नहीं है, जाति नहीं है। बुनियाद तो अब इस पर विवाद हो सकता है भट्ट साहब, बुनियाद में क्या है, बुनियाद में नहीं है, लेकिन जो मूल बीजेपी की राजनीति की बुनियाद में जाति ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इस बहस में अभी पढ़ना नहीं चाहता। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, मैंने जब मंडल की सिफारिश लागू कर दी उसके बाद मेरा जो हश्र हुआ वो छोड़ दो, लेकिन जनता दल ही नहीं, थर्ड फ्रंट ही नहीं, हमने भाजपा और कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया कि कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाओ, अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाओ। बोले उससे पहले के भारत में इन लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल था। जाति की सच्चाई यहां परिलक्षित होती है। खैर छोड़िए। दीपक मिश्रा एक बड़ी शल्य चिकित्सा मंत्रिमंडल की, एक मैसेज तो सीधे गया कि जो लोग विवादित थे, जिन लोगों के प्रदर्शन को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, उनसे कहा गया कि आप गाड़ी से उतरिए, आप दूसरी गाड़ी में बैठिए, जिसको संगठन बोलते हैं। जी। सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्य बनाइए। जी। और अपेक्षाकृत ज्यादा ऊर्जावान लोग आए, एक। और दूसरा ये कि जो क्षेत्र असंतुलित थे या जो सामाजिक वर्ग असंतुलित थे, उनको भी संतुलित किया जाए इस मंत्रिमंडल में। ये दो कवायदे भारतीय जनता पार्टी को 2022 में कितना लाभ दे सकती हैं? देखिए मान्यवर, नई सुबह पे नजर है, मगर आह ये भी डर है ये शहर भी रास्ता रफ्तार कहीं शाम तक न पहुंचे। फिलहाल 2.5 साल में कुछ विवादास्पद नाम आ गए ना। उस कैबिनेट के, जिस कैबिनेट का मुखिया एक ऋषि है, एक संत है, संतावरण में है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जब कुलपति बने तो उनका कवित्व उनके कुलपति के भी काल में टिकता था। तो कम से कम मान्यवर संत महोदय का पूरा कार्यकाल, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं ईमानदार मानता हूं, मेरे पड़ोसी हैं, मैं इन्हें बेहतर जानता हूं, लेकिन इन्हीं के कैबिनेट में 3-4 मंत्री भ्रष्ट निकल गए ना। क्यों निकल गए? मुख्यमंत्री का काम होता है कि उसका कैबिनेट, उसके बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री कोई तहसीलदार को चेक करने के लिए थोड़ी नियुक्त होता है।
वो तो कैबिनेट मंत्री को चेक करने के लिए होता है ना, उसका प्रथम पुरुष है ना। और मुख्य डीजीपी को रोकने के लिए होता है, वो दरोगा थोड़ी सस्पेंड करने के लिए मुख्यमंत्री होता है। निकल गए ना। मेरी चूंकि मुख्यमंत्री भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होता है, उसे ताकत और तनख्वाह प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मिलती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुख्यमंत्री कुछ बेहतर काम करें, कम से कम कर्ज में डूबी हुई कराहती अर्थव्यवस्था को मरहम लगे। फिर वही न बात रह जाए कि वह जाति, वह लोग, यह लोग, और कहीं ऐसा न हो कि समीर सिंह जी जैसे प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी गैर राष्ट्रवादियों के मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए देखते हुए बैठकर आपके क्रूर सवालों का यहां पर मुस्कुराते हुए या शर्माते हुए जवाब देने के लिए अभिशप्त रहे। फिर क्या फर्क रह जाएगा पूर्ववर्ती सरकारों में, वर्तमान सरकारों में, अगर वही चीजें रहेंगी तो? वही सेठ यहां भी, वही सेठ वहां भी। ये बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूं मानवर। हम उत्तर प्रदेश अगर ठीक से आज जनगणना हो जाए तो अमेरिका से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। अभी मैं कंबोडिया में आया था, जब हमने पूछा कि वहां पे लोगों कहा किस प्रदेश, हमने कहा उत्तर प्रदेश, तो लोगों ने उत्तर प्रदेश को सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी। शायद मतलब सब कॉन्टिनेंट अमेरिका को कहा जाता है। दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क होता अगर यूपी अलग मुल्क होता। ठीक बात दीपक भाई, कहीं बिल्कुल ठीक बात। मैं ये चाहता हूं कि इस बार के जी राष्ट्रवाद कलंकित न हो, दीनदयाल जी की आत्मा अपमानित न हो, बस यही मैं चाहता हूं। नहीं, आपका कटाक्ष भी मैं समझ रहा हूं और समीर सिंह और बेहतर समझेंगे। मैं समीर सिंह के पास चलूंगा। समीर जी, एक चीज जो सामान्य जन को दिखाई दे रही है, अब वो धारणा यूं ही नहीं बनी, प्रधानमंत्री ने उस बात को कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठकों में कहा, पार्टी की बैठकों में कहा कि केवल मोदी के कंधे पे बैठ के जीतना चाहते हो क्या? अरे खुद भी कुछ करो भाई। कई बार प्रधानमंत्री कह चुके, उसमें कोई दबी छुपी गुप्त बात नहीं। वही ट्रेंड उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। यानी दिल्ली में मोदी जी के कंधे पर जीतना चाहते बैठकर, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के, हम कुछ ना करें, योगी जिता दे, मोदी जिता दे। ये ट्रेंड तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। देखिए, प्रदर्शन तो विधायक को भी करना होगा, मंत्री को भी करना होगा, तब ना परिणाम सड़क पर दिखेगा, जमीन पर दिखेगा। समीर जी, देखिए अमिताभ जी, अभी मैं सुन रहा था भट्ट जी को भी और दीपक जी को भी। दीपक जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, ये जाति आधारित पार्टी नहीं है। यहां संगठन और सरकार दोनों एक इंजन के दो पहिए हैं जो रेलवे लाइन पर चल रहे हैं। हम बराबर चलते हैं, पार्टी तय करती है, कार्यकर्ता को निर्देश देती है पार्टी कि किसको सरकार में जाना है, किसको संगठन में जाना है, हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास किया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन लाया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया, उसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको 17 से लेके 18 और 19 की लोकसभा में भारी बहुमत दिया। भट्ट जी जिस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सपा और बसपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश को जिस रास्ते पर ले जाके छोड़ा था, उस रास्ते से वापस लाके बंद हो पटरी पर लाना है और उनको आगे ले जाना आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बखूबी कर रहे हैं। और सरकार का विस्तार पहले भी संख्या की अधिक कम थी और उसको विस्तार होना था। आज पुनः संगठन और सरकार का नया गठन हो रहा, हमारी सदस्यता चल रही है। हमारे कुछ कार्यकर्ता संगठन में जाते हैं, कुछ सरकार में जाते हैं। पार्टी की पद्धति के अनुरूप विस्तार होता रहता है और कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं, वो चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विकास हमारी प्राथमिकता है अमिताभ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रातमिकता है और हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सवेरे से रात तक उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत को लिख रहे हैं। 2022 में एक नया उत्तर प्रदेश बना के हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। अरे ठीक, रुको बाबू। समीर जी ने कहा कि ये संगठन की स्वाभाविक सहज प्रक्रिया है। कुछ कार्यकर्ता इस कमरे में बैठते, कुछ उसमें बैठते हैं, यानी संगठन और सरकार। उनकी बात सिद्धांत रूप में ठीक है, लेकिन समीर बाबू भी इस बात को जानते हैं दिल पे हाथ रख के, दीपक जी भी जानते हैं। ये दो लोग तो सियासी लोग हैं और पीयूष का भी तजुर्बा आगे बढ़ेगा तो ये भी जान जाएंगे। गुण जहां हो
चींटियों को स्वाभाविक रूप से वहां आनंद है। अब यूं तो आप उनको कहीं पटक दो चींटियों को, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। हर पार्टी ये कहती है कि भाई देखिए संगठन सरकार में कोई भेद नहीं, ये तो पोस्टिंग है, कभी यहां कभी वहां, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो मंत्री हो जाता है उसका कॉलर चौड़ा हो जाता है, जो मंत्री पद से हट जाता है उसका चेहरा कुमला जाता है। सच्चाई यही है समीर जी, चाहे कोई सरकार हो चाहे कोई दल हो। नहीं, और ऐसा नहीं है संतों का अमिताभ युग जी। बीत गया। समीर जी, संतों का एक दौर युग उदाहरण बीत देके गया। कहना चाहता अरे हूं संतों का कि युग बीत इसी- गया। जयप्रकाश लोहिया, इसी नरेंद्र देव नहीं सरकार किसी में पार्टी में। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी सरकार में मंत्री थे, पार्टी ने कहा वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप अरे में इस्तीफा प्रदेश देके अध्यक्ष काम हुए कर ना। रहे हैं। नहीं, सरकार और ठीक, संगठन में कोई अंतर नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह जी ने बिना मिनट देरी लगाए संगठन के पद को स्वीकार किया और सरकार से संगठन में गए। थैंक यू जी, ठीक है सर, थैंक यू समीर सिंह जी। मैं अशोक भारती के पास जाऊं उससे पहले समीर सिंह की एक बात पर और टिप्पणी कर दूं। राज्य का मंत्री रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो जाए तो अच्छा है, पदोन्नति है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बने मंत्री से हटके तो मामला दूसरा हो जाता है ना। और अध्यक्ष की कुर्सी एक ही है, स्वतंत्र देव को मिल गई। ठीक बात, अशोक भारती पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी निर्णय लेती। अरे हमको पता है भाई, पार्टी निर्णय लेगी और क्या कोई दूसरा आदमी निर्णय लेगा? मालिक आप भी। अशोक भारती, ये जो कवायद है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जी स्वाभाविक है, लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कुछ नहीं। जी जी 2022 के चुनाव में यह कवायद भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनावी लाभ दे सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी जो एक्सरसाइज है वो केवल और केवल चुनावों पर आधारित है। नहीं, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके क्या सत्यनारायण की कथा में आधारित होती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खास तौर से इनका है। नहीं, सबका होता है। ना, बात सटीक बोलो भाई मेरे यहाँ। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, पहले भाजपा बात हुई फिर दूसरों पे भी आ जाएंगे। नहीं, बात सटीक कहो आप। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मुझे ऐसा दल बता दो अगर गैर राजनीतिक काम करता हूं। मैं रिफ्रेश करता हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव को लेकर फैसला नहीं करेंगी तो क्या करेंगे? मैं वही तो कह रहा था। ठीक, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में एक मौलिक फर्क इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने पहली बार यह दावा किया कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इससे पहले भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि मैं फला जाति से आता हूं, फला बिरादरी से आता हूं, एक बार। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज में जाति की सच्चाई को स्वीकार करना ये एक बड़ा काम है। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, आप खुश हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, भारती जी बात सुन लीजिए, आप प्रसन्न हो जाएंगे मेरी बात सुन के। देने से पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए। बात सुन लीजिए ना, बात सुनने का मादा रखिए, दलित की बात सुनने का मादा रखिए। और मैंने सुना ना आपकी बात को ध्यान से, आप भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली बार है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने जाति की हकीकत को देश के सामने रखा, उसको स्वीकार किया। मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि पहले यह होता था नहीं केवल दलितों की पार्टियां जो है जातिवादी हैं, अब तो सब पार्टी जाति की बात कर रही हैं। अभी जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो प्रस्ताव उनके सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बात अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को स्वीकृत हो रही है कि जातिगत रिप्रेजेंटेशन उनके मंत्रिमंडल में होना ही चाहिए। मैं उदाहरण दूं कि आंध्र प्रदेश में जो जगन रेड्डी हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 4 मुख्यमंत्री और बनाए, 4 उप मुख्यमंत्री बनाए। कल हुड्डा ने जो परसों रैली की, उन्होंने भी कहा कि हम 4 तबकों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने प्रोसेस का डेमोक्रेटाइजेशन किया। ठीक बात अशोक भारती, डेमोक्रेटाइजेशन किया आपने, नई थ्योरी लाई है। ठीक बात है, ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है। और मुझे लगता है आगे की जो राजनीति, आगे का जो देश है, क्योंकि ये देश तो इंतजार कर रहा था कि जो तबके छूट गए हैं शासन में, सत्ता में, प्रशासन में, प्रतिनिधित्व में, उनको कौन पार्टी ऐसी है जो उनको स्पेस देगी? जी ठीक, जो पार्टी देगी लोग उसको पसंद करेंगे। ठीक है, रुकना होगा। मैं फिर इस बात को रिट्रेट करूं, जब तक जाति समाज की हकीकत है भारत में, तब तक जाति शब्द ना तो अस्पृश्य है
ना जाति बोलने से आप बैकवर्ड हो जाएंगे, ना विकास कम हो जाएगा जाति का समन्वय लेने से। ऐसा कुछ नहीं होता। जाति एक सच्चाई है, तो गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज ही नहीं करिए। यह अच्छा काम है, कोई बुरा काम है क्या? जाट का भी प्रतिनिधित्व हो, गुर्जर का भी प्रतिनिधित्व हो, दलित का भी प्रतिनिधित्व हो, अल्पसंख्यक का भी प्रतिनिधित्व हो, क्यों नहीं हो? यही मिलकर तो भारत है। और भारत क्या है? उत्तर प्रदेश क्या है? यही सब मिलते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। मोहसिन रजा मंत्री है ना, इसीलिए मंत्री है, इसीलिए मंत्री बनाया। उनको नहीं बदला है कि एक बड़ा वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नथिंग रॉन्ग इन इट, नो। पीयूष मिश्रा, बदलाव की बयार पूरी यूपी में चल रही। मायावती जी ने भी सारे घर के बदल डाले, जितने बल्ब थे सब। मुनकाद अली गुलियाई और बाकी कुछ ने कहां कहां बदल दिया। लखनऊ के आसपास के जिलाध्यक्ष भी बदल दिए मायावती ने, है ना। नकुल को बना दिया लखनऊ महानगर का अध्यक्ष, ठीक। अखिलेश भैया भी मेरे ख्याल से कल परसों में पूरे प्रदेश भर में बदलाव करने वाले हैं। सब जितने हैं ऊपर नीचे सब फेंट देंगे पत्ते। भाजपा भी कर रही है, सरकार और संगठन दोनों में। इसका मतलब तीनों प्रमुख दल 2022 की तैयारी में कमर कस के मैदान जंग में। कहां देख रहे हैं इन दलों को? देखिए अमिताभ जी, ये तो उनकी पार्टी है और खुद वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि एक मंत्री हैं, वित्त मंत्री, शायद वो अपना बूथ कुछ दिक्कत हुई तो उनको ही बदला जा रहा है। तो यह हर पार्टी का मुखिया तय करेगा कि उसकी पार्टी में क्या करना है। बड़े भाई समीर जी ने कहा कि पार्टी की जो मीटिंग हुई एक कमरे में हुई। बड़े विचार करने वाली बात है अमिताभ जी कि संघ के पास बहुत बड़ा कार्यालय, सरकार के पास बहुत बड़ा कार्यालय और भाजपा के पास सबसे बड़ा 5 स्टार कार्यालय, और फिर भी मीटिंग जो हो रही है एक छोटे से कमरे में हो रही। तो कुछ तो दिक्कतें हैं। और एक बात जो कही समीर जी ने कि जातिगत हमारी पार्टी नहीं है। मेरे शो को पीयूष एक मिनट, पीयूष मेरे शो को गरिमापूर्ण रखिए। इस ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता कौन मीटिंग कहां करे, ये आप तय करोगे। ये कोई चर्चा का विषय है यार? ये दूसरे चैनल है, वहां इसी चकलस चलती है। कुछ तो दिक्कतें हैं, तभी ना एक कमरे में हो रही है। किसने आपको कह दिया? नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी। जो दूसरी बात कही, पीयूष एक मिनट, मैं आपको पहले दुरुस्त कर दूं, आपको दुरुस्त कर दूं। जहां मीटिंग हुई, आप कहीं मैं स्थान का भी नाम दे दूंगा। वो छोटा कमरा नहीं था, उसमें उतनी ही विस्तार था जितने लोग मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग में 1000-2000 लोग शामिल नहीं थे, 8 लोग शामिल थे, कुल 9 लोग, ठीक है ना। और उनके लिए बहुत बड़ा हॉल था, होटल ही था ना? उसमें 7-8 एसी भी लगे थे। चाय नाश्ते का भी बंद हो, उसकी चिंता आप मत करो भाई। ये क्या उनसे बात हुई छोटे से कमरे में? किसने आपको तो समीर जी ने कहा ना, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये कार्यालय में कर सकते थे, गलत अपने कार्यकर्ताओं के सामने कर सकते थे। बात है, जानकारी ही नहीं है। आपने किया कि वहाँ तो अपने पार्टी की चिंता करो। दूसरी बात, चलिए छोड़िए, अब आप कहेंगे कि फिर मंत्री भी बदल दिए 5-6, कल को मंत्री भी बदल दिए तो उनकी सरकार थी। यही बात अमिताभ जी ध्यान दीजिए, यही बात जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में रहकर करते थे कि बात नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी बेलगाम हैं, कुछ मंत्री हैं जो दिक्कत कर रहे हैं, तब ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। और जो बात कर रहे हैं जाति को प्रतिनिधित्व देने की, ठीक है, आपके सामने चल रहा है। कश्यप, कोरी, कटियार, सोनकर, पटेल, ये सब कल बनाए जाएंगे मंत्री, अच्छी बात है, बनाए जाएं। लेकिन कौन अपनी बिरादरी, अपनी समुदाय का बात रखेगा माननीय मुख्यमंत्री जी तक? है किसी में दम? 2 साल था, हमने सत्ता देखी है 2 साल। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों की बात करते थे तो लोगों को दिक्कत होती थी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते थे वन नेशन वन एजुकेशन की, तो ये लोग इलेक्शन की बात करने लगते थे। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो गया, वित्त मंत्री का इस्तीफा हो गया, सहकारिता मंत्री का इस्तीफा हो गया। आप ही के कहीं मीडिया चैनलों में चलाया था, स्वास्थ्य मंत्रालय में 300 तबादले निरस्त हुए थे। एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है। नहीं, डिबेट करिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का कारण भी उजागर करिए। इसके पीछे का कारण भी उजागर करिए। मंत्री की कौन सी नाकामी? अगर नाकामी थी तो इतने दिन तक आप क्यों इनको?
एक चीज आप ब्रेक लेना है, ठीक है? अमिताभ जी, रुकिए पीयूष भाई, एक को ब्रेक यही लेना नहीं है। पता है। नहीं, ये सब बड़ा रुको भाई, इन्होंने एक ब्रेक लेना। समीर सिंह आप भी रुकिए, भारत- पीयूष आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। एक ब्रेक लेना है, लेकिन पीयूष ने जो बात कही उस पर मैं एक टिप्पणी करके ब्रेक पर जाऊंगा। पीयूष ने कुछ सवाल उठाए। लोकतंत्र में जनता का मैंडेट कहां है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अच्छे मुद्दे उठाए होंगे, लेकिन जनता का मैंडेट उनके साथ नहीं गया ना। कहां है आपकी पार्टी? कहां है आपकी पार्टी? आपने तो चुनाव लड़ा था ना 40-45 सीटों पर, क्या हुआ? लोकतंत्र में सिर्फ जनता जिसको जिताती है वही विजेता है मित्र। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बिल्कुल, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार महाबहस जारी रहेगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो नए कलेवर में योगी सरकार दिखने वाली है। इससे पहले कई मंत्रियों का पत्ता कटा है जो कि नॉन परफॉर्मर थे। इसके बाद कई का पोर्टफोलियो भी बदला गया है। जाहिर सी बात है कि केंद्र में 2022 है। अमिताभ जी, नहीं 22 होना भी चाहिए भाई। मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या, अधिकारी एक बार सरकारी राज्य सेवा में आता है 60 साल तक रहता है, सस्पेंड हो जाए तो फिर बहाल हो जाता है अदालत से। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको हर 5 साल में रिन्यूअल के लिए जाना पड़ता है जनता के साथ सामने, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। गांव के ननकू और रज्जाक को यह हैसियत हासिल होती है कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बने ये तय करते हैं। भट्ट साहब, इस कवायद का 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितना पॉलिटिकल लाभ मिलता देख रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल लाभ तो बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जब भी रिशफल होता है इट इज बेसिकली ये एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो मोटी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौतियां हैं, गांव-गांव में चकबंदी है, लेखपाल है, बीडीओ है, एडीओ है, तहसीलदार है, थानेदार है, इन सबको संभालना किसी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। हर साल में 3 बार डीएम बदलेगा, साल में 3 बार एसपी बदलेगा, कोई एसडीएम साल भर नहीं रह पाता। ये सारी प्रशासनिक चुनौतियां हैं। और मैं अगर विपक्षी दल का नेता होता तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आलोचनात्मक बयान जारी कर देना। लेकिन जो स्थायी चुनौतियां हैं, और आज से 25-30 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने यूपी के बारे में स्टडी की थी, और उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि यूपी में प्रॉपर्टी राइट को एनफोर्स करना बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत टफ काम है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के जितने मामले होते हैं और जो बाद में बड़े मुद्दे बनते हैं, ठीक है, तो इलाहाबाद में समस्याएं हैं, 2 लोगों की हत्या हो गई, ठीक है भट्ट साहब, ये ठीक है, तो ये सारे मामले जुड़े हुए गवर्नेंस से जुड़े हुए मामले हैं। बिल्कुल 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 ठीक बात है। छोटी छोटी टिप्पणी में सब चलूंगा, ये सब चेंज हो, लेकिन बुनियादी मुद्दा ये हो कि डिलीवरी में इंप्रूवमेंट होना है और जनता को दिखना चाहिए। जी ठीक, ये ठीक मैं बात, कहना ठीक बात है। डिलीवरी इज दीपक रियल मिश्रा जी, एक्चुअल इशू डिलीवरी है। ठीक है भाई, ठीक है। दीपक मिश्रा, थाना, अस्पताल, तहसील, ये 3 दुरुस्त रहे तो समझो 80% अमन चैन दिखता है, नहीं? और इन तीनों को ही दुरुस्त करना सबसे कठिन होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। दीपक मिश्रा जी, देखिए मान्यवर, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते, कि इस बार हमें उम्मीद है अपनी कैबिनेट से, जानबूझ के अपना कैबिनेट बोल रहा हूं, कि कम से कम जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहीं 2 मर्डर हो रहा है, कम से कम एक गृह मंत्री फुल फ्लेज बढ़िया कटिबद्ध जिसकी थानेदार सुने बने, और उस गृह मंत्री के साथ गृह सचिव फुल फ्लेज होना चाहिए। ये नहीं कि उनको गृह सचिव ही बना दिया और साथ में दे दिया कि मछली भी तुम ही बेचो, बिल्कुल नहीं। तो इस बार एक संभावनाएं होगी, वरना बाकी आप भी जानते हैं रंग थोड़ा हल्का हो जाएगा, रंग थोड़ा भारी हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बार फिर कहूंगा, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं ठीक है, शल्य चिकित्सा हो तो ठीक से हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन कर दिया और सूख के वो फोड़ा नासूर बन गया।
क्या उत्तर नहीं, प्रदेश नहीं, जैसे बड़े राज्य ऑपरेशन में की ही संभावना एक दिख रही है। नहीं होना दीपक चाहिए? जी, अभी तक जो संकेत हैं वो तो ओपन हार्ट सर्जरी के ही हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी के ही हैं। अभी तक जो संभावनाएं दिख रही है अच्छी बात है, हो प्रदेश का भला हो, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन अमिताभ जी सभी पिछले चाहते 40 साल में यूपी में केवल 2 मौके आए हैं जब यहां गृह मंत्री बनाया गया है। ठीक है, हम जानते हैं। अशोक भारती जी। थाना, अस्पताल और तहसील, मुझे लगता है आज भी राज्यों में जन संतोष की पैमाइश के लिए ये 3 केंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये 3 दुरुस्त है तो जनता में बड़ी सीमा तक संतोष है, ये 3 दुरुस्त नहीं तो जनता में कष्ट है। नहीं, एकदम आपने सही बात कहा कि उत्तर प्रदेश में ये तीनों बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसका जनता से सीधा जुड़ाव कोई है। सरकार रही हो, कोई भी सरकार है, मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था उत्तर प्रदेश को डिवाइड करेंगे, उसको 4 हिस्सों में बांटने का उनका संकल्प था, राजनीतिक प्रस्ताव है उनका। मुझे लगता है अगर वो शल्य चिकित्सा करना चाहते हैं तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड अलग कीजिए, पूर्वांचल अलग कीजिए, पश्चिमांचल अलग कीजिए, अवध को अलग कीजिए, तो मुझे लगता है तब आप थानों को, कचहरी को, तहसील को सबको संभाल पाएंगे। अन्यथा इतने बड़े विशालकाय प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री कितना भी बलशाली हो जाए, थाना, तहसील और अस्पताल को संभालना उनके लिए असंभव है। ठीक है, आपकी बात में भी वजन है। और बड़ा प्रदेश अच्छा होता है, लेकिन कई बार ओवर साइज हो जाए तो वो चीज कष्ट भी देने लगती है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी बड़ी आबादी हो गई है, वो आबादी अब प्रदेश की सीमा को तो लांघ चुकी है कब का। उसको संचालित करने के लिए तो बड़ा मुश्किल अमिताभ काम। जी, यूपी देश का शॉक ऑब्जर्वर है, इसको बांटना आसान काम नहीं है। ठीक बात है, ठीक है भट्ट साहब, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। डिवीजन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, आज तो विषय दूसरा है, उस पर हम लोग अलग से कभी चर्चा रखेंगे। पीयूष मिश्रा जी, विरोधी दल जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, तब परिणाम आए, तब से लेके अब तक जी, ट्विटर और एएनआई से आगे नहीं निकल पाए। आप देख लीजिए, प्रियंका की एक सोनभद्र यात्रा को छोड़ दे तो कोई विरोधी दल, उसका नेता एएनआई और ट्विटर से आगे नहीं बढ़ा, यानी कमरे से नहीं आया बाहर। अभी क्या स्तब्ध है, सन्नाटे में है। जी, भारतीय जनता पार्टी कम से कम सक्रिय तो रहती है, दिखती है। देखिए अमिताभ जी, बाकी दल जहां तक परफॉर्मेंस की बात रही है तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और सबने स्वीकार भी किया। हमने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी स्वीकार किया कि जनता जनार्दन का आदेश सर आंखों पर। अन्य पार्टियों का क्या है, वो क्यों सदमे में है, आप एक चीज तो बताने भूल गए, उन्होंने कई पार्टियों ने तो डिबेट में ही आना छोड़ दिया, डिबेट से ही गायब हो गए। फिलहाल आपके से ही गायब हो गए और हमारी वो पार्टी ट्वीट से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ट्वीट और बहुत आगे हिम्मत की तो ये नहीं, इससे आगे नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात, सहमत हूं मैं इस बात से आपके। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर अपनी पार्टी की बात करूं तो हमारा जितने 28 लोकसभा में हमने जो कैंडिडेट लड़ाए और वहां का जो रिजल्ट रहा, वहां पर 13 जगह हम कांग्रेस से ऊपर रहे। तो यह बहुत गौर करने वाली बात है। और अच्छी कांग्रेस तो खुद ही रसातल में है, उससे कंपटीशन कर रहे हैं। चलो ठीक भी होंगे, हद है महाराज, कांग्रेस तो खुद ही रसातल में, उससे क्या कंपटीशन कर रहे हो यार? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस कितने साल पुरानी पार्टी और हम 17 साल पुरानी पार्टी और कांग्रेस कितनी साल वर्षों पुरानी पार्टी, तो जाहिर सी बात है। अगर ठीक है पीयूष, ठीक है, अच्छा मैं समीर सिंह के पास चलूंगा। अरे ज्यादा पुराना आदमी हो जाता है तो बुजुर्ग हो जाता है, उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। कांग्रेस बुजुर्ग हो गई है, अब लाठी लेके चल रही। ठीक है पीयूष, उससे कॉम्पिटिशन मत करिए, दूसरी पार्टियों को देखें तब आगे बढ़ पाएंगे। कांग्रेस को देखेंगे तो ऐसे मुश्किल पड़ जाएंगे। अरे रुको भाई भट्ट साहब, समीर सिंह, समय उतना ही मित्र। समीर सिंह, एक बात कहनी है, ये खेल बिगाड़ने की राजनीति ही बीजेपी की असली चुनौती है। पिछले 30 साल से यूपी में यही हो रहा है, खेल बिगाड़ने की राजनीति, यही चुनौती है बीजेपी की यूपी में। ठीक है भट्ट साहब, ठीक है। समीर सिंह, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो शल्य चिकित्सा हो रही है कल सुबह 11 बजे राजभवन में, मुख्यमंत्री की तमाम सक्रियता, तमाम चेतावनी,
तमाम हिदायतें, तमाम उत्कंठा कि भाई चीजें जनता तक पहुंचे, उसके बाद भी ये शिकायतें बनी रही कि डिलीवरी मैकेनिज्म स्लो है। तमाम मंत्रियों से ये शिकायतें जनता को रही, जिनके आज बहुतों के इस्तीफे भी हुए। प्रदेश अब एश्योर रहे, कल जो शल्य चिकित्सा आप करने जा रहे हैं उसके बाद सरकार का पूरा शरीर स्वस्थ होगा, सक्रिय रहेगा। नहीं, देखिए अमिताभ जी, सरकार की शरीर स्वस्थ है और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो 2017 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए और उत्तर प्रदेश के किसान नौजवान की खुशहाली के लिए उन्होंने काम किया है, इस नाते इसको शल्य चिकित्सा मत कहिए, ये कहिए कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार होना है और विस्तार हो रहा। आदरणीय योगी जी जैसा ईमानदार और सक्रिय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को प्रत्येक दिन आगे ले जा रहे हैं। चाहे वो गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की समस्या का सवाल रहा हो, चाहे लाइन ऑर्डर की समस्या का सवाल रहा हो, गरीबों को शौचालय देना रहा हो, घर देना रहा हो, ऐसे जरूरत की चीजों को उन्होंने समाज के जी बिल्कुल ठीक है, समाज के अंदर। समीर जी से वाकिफ है कि योगी जी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन तमाम जो मंत्री हैं उनका सहयोग भी जरूरी है। इसे शल्य चिकित्सा कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। देखिए, समीर जी ने भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा सरलीकृत कर दिया चीजों को। कई बार इतना सरलीकरण भी पचता नहीं। मैं 2-3 उदाहरण रख के बात समाप्त कर दूंगा समीर सिंह के लिए। मुख्यमंत्री ने 6-7-8 कलेक्टर्स को डांट लगाई, 6 या 8 हैं, मैं नंबर भूल भी सकता हूं। उन्होंने कहा जितने शौचालय बनाए नहीं उससे उतने की रिपोर्ट कैसे भेज दी। ये हुआ ना प्रदेश में, इसी को दुरुस्त करना है मित्र। और ठीक बात कही दीपक मिश्रा ने। और दीपक मिश्रा क्यों, मैं तो मोदी जी की बात कह रहा हूं। मोदी जी 3 बार पार्लियामेंट्री पार्टी में और पार्टी के संगठन के फोरम पर इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, केवल मेरे कंधे की सवारी करके सांसद मंत्री बनने की कोशिश मत करो। अगली बार जीतने की अपनी स्थिति खुद पैदा करो। वही परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है। बोले सब योगी जी करेंगे, बोले हम क्या करेंगे, बोले हम बैठे आनंद ले रहे हैं। नहीं करेंगे ना, ये समस्या है। और इससे अगर कोई इनकार करता है तो फिर वो वास्तविकता से मुंह मोड़ रहा है ना। ये भाजपा की समस्या है। जो नहीं माने वो फिर ईमानदारी से बात नहीं कर रहा। आप बताइए, मुख्यमंत्री की तत्परता और उनकी सक्रियता से कदम ताल कौन मंत्री मिला रहा था? टेल मी वन नेम जो मुख्यमंत्री के बराबर सक्रिय रहा हो 2.5 साल में। एक नाम बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। अरे टीम के लीडर के साथ आपको भी तो कदम ताल मिलानी होगी कि सारे रन विराट कोहली बना लेंगे, बाकी टीम क्या करेगी, बोले हम लोग बैठे। तो आप टीम में क्यों है, हटिए टीम से। अरे भाई 10-10, 20-20 रन तो आप भी बनाओ। कोहली तो शतक मार ही देंगे, लेकिन 10-10, 20-20 रन तो बनाओ। क्या फोटो खिंचाओगे? ये समस्या केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा यह शल्य चिकित्सा है और होना भी चाहिए। जो नायक होता है, अकाउंटेबिलिटी उसकी जनता के सामने होती है। बाकी तो शामिल बाजा है, कोई तुरही बजा रहा है, कोई बीन बजा रहा है। चेहरा कौन है? चेहरा है योगी जी। इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनको लगा कि मिडवे पर आकर, आधी दूरी पर आकर एक बार बड़ी चिकित्सा हो। जो लोग जिनकी टांगे कांप रही हैं, नहीं चल पा रहे हैं हमारे साथ,
उनको विश्राम दिया जाए। वो सदस्यता अभियान में लगे, ठीक है, वहां जो कुछ करेंगे करेंगे ही करेंगे, अच्छी बात है। मैं तो सामने बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का आदी रहा हूं। कौन सा मंत्री, एक मंत्री बता दो जिसने दौरे ही उतने कर लिए हो मुख्यमंत्री जी के बराबर, बता दीजिए। वही हाल केंद्र में है, कहीं सच नहीं है? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नोएडा और गाजियाबाद के कलेक्टर और कप्तान बिल्डरों से दोस्ती ना या रिश्तेदारी ना निभाएं, शाहवेरी मामले में जेल भेजे। बात एफआईआर तक ही पहुंची ना, जेल तो नहीं गया ना अभी कोई, क्यों नहीं गया? कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं अधिकारी, न मंत्री न अधिकारी, सच्चाई है। मुख्यमंत्री जी की निष्ठा पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता। योगी जी, ये प्रदेश उनको व्यक्तिगत तौर पर पहले से ही जानता है, लेकिन बाकी सहयोगी कहां हैं? वो क्या कर रहे हैं? ये लाख टके का सवाल है। इसलिए मैं कहूंगा प्रदेश के हित में ये है, भाजपा के हित में क्या होगा भाजपा चिंतन करेगी, वो मेरा विषय नहीं, लेकिन प्रदेश के हित में ये है कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी अपने नेता के साथ कदम ताल कर पाए और उस मंत्रिमंडल के साथ ब्यूरोक्रेसी कदम ताल कर पाए। पूछो कुछ, भेजते कुछ है आंकड़े। एक मसला आया था समीर बाबू, कम से कम 6 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 9 बजे दफ्तर में बैठे कलेक्टर कप्तान जनता से मिले, आईजी भी मिले, कमिश्नर भी मिले। क्या अभी 10-12 कलेक्टर कप्तान गायब नहीं मिले थे जब मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग कराई थी? क्या सच नहीं है? इन चीजों से परिणाम प्रभावित हो जाता है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए, और मर्ज को स्वीकार नहीं करेंगे तो दवा भी नहीं कर पाएंगे। और मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री को कि उनके अंदर उतना नैतिक साहस है कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं। भला और कोई मुख्यमंत्री ये बात सार्वजनिक रूप से बोल सकता है क्या कि भाई कलेक्टर कप्तान बिल्डरों से यारी दोस्ती ना निभाए? ये सच्चाई है। मंत्रिमंडल को और ज्यादा कार्यक्षम होना होगा, तत्पर होना होगा, सक्रिय होना होगा, जनोन्मुख होना होगा, जनता के बीच रहना होगा। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शिरकत करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।